Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 सितंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बंदीपुर टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा अभी 2 दिन पहले हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। तो इससे रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट मेंशन करता है कि ये बॉडी एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि हर 5 साल में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को वापस से बनाया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। जो कदम यहाँ पे नेपाल उठाने जा रहा है, इससे आने वाले समय पर भारत और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से चाइना को एक और बढ़िया मौका मिलेगा नेपाल के अंदर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको गेन करने का। अच्छा मैटर है क्या, ज़रा इसको समझिए। नेपाल अपने नए बैंक नोट्स निकाल रहा है, 100 रुपये की नई करेंसी लेकर आ रहा है, और जो नया नोट ये लेकर आएंगे उसमें इन्होंने भारत के 3 हिस्से, जिसका नाम है, एक का नाम है लिपुलेख, दूसरे का नाम है लिम्पियादुरा और तीसरे का नाम है कालापानी। तो ये 3 हिस्से वैसे तो भारत के हैं, लेकिन नेपाल अपने 100 रुपये के नोट में इन तीनों हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखा रहा है, अपने देश का हिस्सा यहाँ पर दिखा रहा है। और इसको लेकर सारा डिज़ाइनिंग वगैरह का प्रोसेस पूरा हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है, इन्होंने ऑलरेडी इस नोट के जो प्रिंटिंग प्रोसेस है इसको शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक आने वाले समय पर बड़ा इशू बन सकता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो पूरा मामला को समझने के लिए पहले आपको एक मैप समझना होगा, जिससे एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। जब हम लोग बात करते हैं नेपाल की, तो दोस्तों एक बिल्कुल पड़ोसी देश देखने को मिलेगा। नेपाल को कई सारी चीज़ों का एक्सेस डायरेक्टली भारत के साथ में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, और बीच में यहाँ पर आपको ये नेपाल नज़र आएगा। ठीक है, चाइना के साथ में भी इनकी एक बड़ी बाउंड्री लगती है और भारत के साथ में भी एक बड़ी बाउंड्री लगती है। लेकिन मैटर है क्या, ज़रा ये जानिए। तो दोस्तों ये आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें नेपाल को इस तरीके से ये शो किया गया है। अब इसी को जूम करके यहाँ पर देख लीजिए। तो नेपाल का जो ये मैप है ना, ये वाला नेपाल का खुद का वर्जन है, ये वाला ओरिजिनल वर्जन है। अगर आप ओरिजिनल वर्जन वाले मैप को देखेंगे, इस सेकंड वाले मैप को, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये इनकी टेरिटरी है। ये वैसे ओरिजिनल वर्जन है नेपाल का। नेपाल का पूरा मैप देखेंगे तो इस वाले हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कोने की बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने अपने खुद का वर्जन वाला मैप रिलीज़ किया, और ये 2020 से ही यहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा है। और खुद के वर्जन के मैप में इन्होंने क्या किया, भारत के ये 3 हिस्से आप ये देख पा रहे हैं कि नेपाल का जो ये पर्टिकुलर मैप है ओरिजिनल वाला, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये वाला जो हिस्सा है ये भारत की टेरिटरी है, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पर कवर कर दिया है। तो इस वाली टेरिटरी को भी यहाँ पर ये अपना हिस्सा दिखा रहे हैं। देखो ये इन्होंने इतनी टेरिटरी बढ़ा दी। ये यहाँ पर 3 रीजन्स आते हैं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी। ये तीनों हिस्से दोस्तों यहाँ पे भारत के हैं, बट ये अपने मैप में दिखा रहे हैं और इसी मैप के साथ में एक नया नोट रिलीज कर रहे हैं। इस वजह से आने वाले समय पर रिलेशंस पे कई सारे इश्यूज होंगे। ये खबर आज के समय पर चल रही है।
अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। भारत और नेपाल के संबंध हैं किस लेवल पर, ज़रा ये आप याद रखिए, क्योंकि अभी आने वाले समय पर इसकी चर्चाएं बहुत होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों देशों के संबंध का अगर हम इतिहास देखें तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। दोनों देशों के बीच में एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, चाहे इतिहास देख लो, कल्चरल कॉरपोरेशन देख लो, या यहाँ पर इनके इकोनॉमिक रिलेशंस देख लो। भारत और नेपाल लंबे समय से हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म जैसे यहाँ पर कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। इवन जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो भारत से बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है। अब बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो नेपाल में होता है। नेपाल में जो जगह है लुम्बिनी, वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इतना ही नहीं, बताया ये जाता है दोनों देशों के बीच का जो ये बॉर्डर है ना, ये ओपन बॉर्डर है। आप आराम से जा सकते हैं, बीच में थोड़ी सी चेकिंग होती है और आराम से यहाँ पर नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। और इस वजह से कई बार यहाँ पर इंटरनेशनल शादियाँ भी हुई हैं, नेपाल से इंडिया में, इंडिया से नेपाल में। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो क्लोज बॉन्ड्स हैं वो पीपल टू पीपल बनता चला गया। तो आज हम देखेंगे तो लोगों के बीच में रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। फिर अभी यहाँ पर फैमिलियल टाइज बन गए हैं। इस वजह से भारत नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता करके यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसको भी यहाँ पर बताया जाता है। इंडिया नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 के अंदर में। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, इससे रिलेशनशिप और ज़्यादा बेटर होती हुई चली गई। फिर कुछ नदी हैं जो नेपाल से ओरिजिनेट होती है, फिर यहाँ पर इंडिया में आती है। फिर यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाएंगे कि वो नदियाँ जो ऊपर नेपाल से आ रही हैं भारत के अंदर में, वहीं पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लगे हैं। तो वो रिवर सिस्टम कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों देशों के बीच में। इतना ही नहीं, फिर जब बात करते हैं व्यापार की, इनके इकॉनमी के बारे में, तो इंडिया जो है नेपाल का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। नेपाल में आज भर भर के भारत इन्वेस्टमेंट करता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में ऑलरेडी हमने ढेर सारा पैसा लगा रखा है। सबसे रेलिवेंट जो पोर्शन आता है भारत नेपाल के बीच में, वो है इन दोनों देशों के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन। दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस है दोस्तों, वो यहाँ पे आप इस तरीके से देख पाएंगे कि इंडियन आर्मी में आज हम लोग गोरखा रेजिमेंट आप देख पाते हैं इंडियन आर्मी के अंदर में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सीधा नेपाल से रिक्रूट किया जाता है। नेपाल के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स वाले रीजन है वहाँ से। इवन इतना ही नहीं, 2011 से लगातार हर साल भारत और नेपाल के मिलिट्री के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज होता है। उसको नाम दिया गया है सूर्य किरण। क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य किरण रिसेंटली चर्चाओं में है, ये कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब दोस्तों संबंध आपने देखे किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, लेकिन यहीं पर बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। चैलेंजेस ये है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे नेपाल में बढ़ रहा है। बीच में सरकार भी बदली, क्योंकि नेपाल में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई है, चाहे वो पुष्प कमर दहल की हो या फिर यहाँ पे केपी शर्मा ओली की हो। कभी वो आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, इस तरीके से सरकार यहाँ पे टिक नहीं पाई। और चाइना को एक अच्छा मौका मिला है। चाइना ने अपना प्रेजेंस डेफिनेटली बढ़ाया है। चाइना चाहता है नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट है इसके दायरे में खींच लिया जाए। तो अगर उसका हिस्सा बनता है, चाइना का प्रेजेंस नेपाल में इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। और दूसरी तरफ भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर पर विवाद है, वो बॉर्डर वाला इशू मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। जो नया मैप यहाँ पर नेपाल रिलीज कर रहा है, अपने बैंक नोट पर भी लेकर आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा इशू आज के समय पर बना हुआ है, जिसको तुरंत रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। और ये रिजॉल्व तभी हो सकता है जब आपस में बैठकर कई सारी मीटिंग्स, कई सारे डिस्कशंस होंगे। तो फिलहाल आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के समय पर जो न्यूज़ है उसको मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्रॉपर नोट्स के साथ में समझा दिया। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने आर्टिकल देखा, बहुत सारे नोट्स देखे, ऐसे न्यूज़पेपर के हर एक आर्टिकल को प्रॉपर नोट्स के साथ में, रेडीमेड डेटा के साथ में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जहाँ पे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और UPSC की प्रिपरेशन में आपको पता है टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो देखकर या न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, 2, 3, 4 घंटा ऐसे ही यहाँ पर निकल जाएगा। सभी के साथ में होता है, वो सब टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि दोस्तों डेली बेसिस पे आपको एक ऐसा PDF इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा पीडीएफ, कोई फोटोज़ वगैरह के साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से फटाफट यहाँ पे अपना कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नॉर्मल ये पीपीटीज इसमें 100 स्लाइड्स हो जाती हैं, उनको 10 से 15 पेज में कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो पीडीएफ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उस ग्रुप में आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है पूरी तरह से। तो और लंबे समय तक आप बहुत सारा डेटा सिक्योर करके रख सकते हैं। डेट वाइज पढ़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन यह है, ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट क्या है? 499, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ध्यान रखना, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 रुपीज़ में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पहले एक बार डेमो वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि मुझे कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार एक काम तो ज़रूर कर सकते हो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, वो फ्री है। आपका वो जो छोटा सा सपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चैनल को भी और मुझको भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में ना, आज एडिटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे आर्टिकल्स के कंपैरिजन में। जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं आज वो ज़्यादा काम के हैं नहीं, एडिटोरियल बहुत काम के हैं। सबसे पहला एडिटोरियल दोस्तों यहाँ पर यह है, पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे रितिका खेरा हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर में। ये बात करती हैं पीडीएस सिस्टम के बारे में। मैं कहूँगा दोस्तों इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में क्लियर करूँगा। आज आपको पूरा पीडीएस सिस्टम समझ में आएगा कि सरकार जो राशन प्रोवाइड करवा रही है ना, वो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, उसमें समस्याएं क्या हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और लीकेज का एक सबसे बड़ा इशू आता है, वही यहाँ पे राइटर ने उठाया है कि लीकेज वाला जो मामला है ना, इसको टैकल करना ज़रूरी है। अदरवाइज ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, इनका क्या बेनिफिट? जिसको ज़रूरत है उसको तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है इसका। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन करी है। आइए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में समझाता हूँ। तो दोस्तों जब बात आती है हमारे पीडीएस सिस्टम की, हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक प्रकार का इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको हम लेकर आए थे। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करता है। वैसे पूरा मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पीडीएस जो सिस्टम है दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम बनकर आया हमारे पास में जहां पर सरकार ने फूड यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट अनाज है, गेहूं चावल है, उसको अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक प्रोवाइड करवाया। एक अच्छा अनाज लोगों तक बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में प्रोवाइड करवाया, ताकि हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी जैसी चीज़ को अचीव कर सकें। कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति के थाली में एक अच्छा खाना पहुंच सके, सस्ते दाम में वो खा सके, न्यूट्रिशन पहुंच सके, ये हमारा मेन पर्पज़ है। अदरवाइज़ यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाना खा पा रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से अफोर्डेबल फूड मिल सके, ये हमारा मेन पर्पज़ था पीडीएस सिस्टम में। तो पीडीएस सिस्टम, पहला सवाल यही आएगा इसको लेकर, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार की? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे तैयार किया गया है। यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है उतनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, दोनों मिलकर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट कैसे होता है, चलिए मैं वो बता देता हूँ। ये वाला फ्लो चार्ट देखो, ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर दोस्तों आप चीज़ों को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं। और ऐसे फ्लो चार्ट्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपने देखा होगा कि ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना चाहिए आंसर राइटिंग के अंदर में। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे हमारा पीडीएस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने के बाद में क्या होता है, उन फसलों को हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बॉडी आती है एफसीआई, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एफसीआई उस अनाज को किसानों से खरीदती है। आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा एमएसपी, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी पर यहाँ पर ये जो अनाज है वो खरीदा जाता है हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से। एमएसपी बेसिकली फार्मर्स के लिए भी एक
सिक्योरिटी का काम करता है। कहने का मतलब है फार्मर्स को अगर दूसरे मार्केट में अच्छा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे वो बेच सकते हैं। अगर कोई नहीं खरीदता है या उनका अनाज बचा हुआ है तो वो एमएसपी पर सरकार को बेच सकते हैं। एमएसपी पे अच्छा खासा प्राइस मिलता है तो उससे घाटा हमारे किसानों को नहीं होता, यानी इसका नाम ही बताता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर फार्मर्स के सपोर्ट के लिए इस पर्टिकुलर एमएसपी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। तो इसी दाम पे हमारी केंद्र सरकार ने ये अनाज खरीद लिया। अब ये अनाज यहाँ पे क्या होता है, हम अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो हमारी जो राज्य सरकार है उनको अलोकेट कर देते हैं। और अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स, जो आपकी राशन वाली दुकानें होती हैं ना, जिसको बोलते हैं हम एफपीएस, दैट इज़ फेयर प्राइस शॉप्स। तो राज्य सरकार क्या करती है, ये सब अनाज जो उनके पास में केंद्र सरकार से आया है उस अनाज को ये फेयर प्राइस शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब ये फेयर प्राइस शॉप से यानी कि ये राशन वाली दुकान से आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में ये अनाज मिल जाता है। जो भी बेनिफिशियरी होंगे, जो भी कंज्यूमर्स होंगे, उनको यहाँ पर ये अनाज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अहम रोल है। ये बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक अहम रोल है। वो यहाँ पर इस अनाज को खरीदता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फिर बल्क में स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड भी करवाता है। फिर उसके बाद की आगे की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की कि भाई उनको जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, जो भी परिवार हैं जिनको इस राशन की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड प्रोवाइड करवाना, और उसके बाद में यहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप है उनकी फंक्शनिंग को मैनेज करना। ये सब काम भी वैसे यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में भी आता है। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आगे इन सब चीज़ का मैनेजमेंट करने की फिर जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ जाती है। अब होता यह है कि इस पीडीएस सिस्टम में, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या है, हम कौन कौन से कमोडिटीज़ देते हैं, तो सरकार आपको गेहूँ, चावल, चीनी या केरोसिन वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अलोकेट करती है, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ आइटम्स को ऐड भी कर दिया है, जैसे इसमें दाल ऐड कर दी है, एडिबल ऑयल ऐड कर दिया है, सॉल्ट, स्पाइसेस, कोविड के समय पर भी चना और ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई थी, है ना, ये आपको पता होगा। तो इस तरीके से हमारा पीडीएस सिस्टम काम करता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पीडीएस सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिरकार ये पीडीएस सिस्टम आया कैसे हमारे देश में, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार लाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर 1960 से पहले की भी अगर हम बात करेंगे तो पीडीएस सिस्टम तब काम करता था जब पहले हम इन अनाज को इंपोर्ट करते थे। क्योंकि जो हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उससे पहले तक क्या हो रहा था, हमारे देश में इतना अनाज नहीं हुआ करता था। हम इंपोर्ट क्या करते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे और इंपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पीडीएस सिस्टम के माध्यम से वो अनाज दिया जाता था। तो हमारी निर्भरता बहुत सारे देशों पे थी। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा प्रोडक्शन हमने अपने देश में किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फिर गेहूँ चावल हमने ही इनफ मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो 1960 से पहले ये हालात थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके 1960 के बाद में अगर आप देख पाएंगे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, इंडिया के फेवर में चली गई इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, फसल को प्रोड्यूस करने के मामले में। फिर ऐसे दोस्तों सिस्टम चलता रहा। 1970 तक क्या होता है, ये जो पीडीएस सिस्टम है एक यूनिवर्सल स्कीम बन जाती है। यहाँ पे सरकार अब देश में सभी लोगों को सब्सिडी के तौर पर एक फूड प्रोवाइड करवा रही होती है सस्ते दाम में। और 1992 तक यहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है ये सभी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करवा दी गई थी। इसका कोई टारगेट ही नहीं था। जैसे आज एक टारगेट होता है ना कि भाई इतने लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये लोग हैं, है ना, जो अलग अलग स्कीम्स में आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर ये फ़ायदा पहुँचाना है। वैसा कोई टारगेट ही नहीं था, सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल करवा दी गई थी उस समय पर। फिर क्या हुआ, जब सभी लोगों के लिए अवेलेबल करवाई तो देखा भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ना, आने वाले समय पर। तो उसकी के लिए फिर 1992 में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अंदर में कुछ चेंजेस कर दिए गए और चेंजेस करने के बाद में हमारा मेन पर्पस यही था कि पीडीएस सिस्टम के अंदर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करे जाएं और इम्प्रूवमेंट्स के तौर पर ध्यान रखा जाए जो हिली एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं या ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ तक यहाँ पर कोई प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है, या कुछ और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा प्लस पॉइंट्स नहीं है, उन एरियाज़ को पहले टारगेट किया जाए, वहाँ पे हम लोग फोकस कर सकें।
फिर धीरे धीरे करके हमने 1997 तक और बहुत सारे बदलाव कर दिए इसी सिस्टम में। बदलाव करते करते अब हमने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। अब पीडीएस की जगह इसको हमने कर दिया टीपीडीएस। टी मतलब है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब टारगेटेड मतलब यहाँ पे एक टारगेट रखा गया है स्पेशली पुअर पीपल के ऊपर में, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर में, कि अब यहाँ पे हमारा टारगेट है ये अनाज हम गरीब लोगों तक प्रोवाइड करवा पाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना अनाज अफोर्ड करके खाएं। जो गरीब लोग हैं हम उनके लिए स्कीम ला रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। तो इस टीपीडीएस बेनिफिशरीज के अंदर में दो कैटेगरीज को बांट दिया गया। एक तो हो गए यहाँ पर दोस्तों आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बोलते हैं बीपीएल, गरीबी जो रेखा है उसके नीचे के दायरे में जो लोग हैं। एक यहाँ पे कुछ घर हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर है बट कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं है। तो ऐसी दो कैटेगरीज को यहाँ पे कवर किया गया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर में। फिर बीच में एक नई योजना आ गई है ना, जिसका हम बोलते हैं AAY। अब यह है अंत्योदय अन्न योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ दोस्तों इस हमारे पीडीएस सिस्टम के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना का मेन पर्पज़ यही था कि जो हमारे पुअरेस्ट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में हैं और बुरे हालात हैं, भुखमरी से गुजर रहे हैं, तो उनके अंदर भुखमरी को ख़त्म करना ये हमारा मेन पर्पज़ था। तो इस वजह से AAY वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर आया गया। क्यों? क्योंकि हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ये बोलता है कि एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन उसकी 5% पॉपुलेशन सही से खाना नहीं खा पा रही थी, या एक समय का खाना मिल रहा था उनको पर्टिकुलर डे में। तो इसके लिए यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया गया दिसंबर साल 2000 में, ठीक है, 2000 वाले ईयर में। और यहाँ पे जो 1 करोड़ गरीब फैमिलीज़ हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया कि भाई उनको हम सपोर्ट करेंगे। फिर क्या हुआ, आगे चलते चलते सितंबर 2013 आ गया, और दोस्तों सितंबर 2013 में पार्लियामेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया 2013 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से बहुत सारी कहानी चेंज हो गई। इस वाले एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि जो हमारा ये टीपीडीएस सिस्टम है, वही पीडीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है वो केवल गरीब तबका वाला जो लोग है स्पेशली वहाँ तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि राइट टू फूड एक सभी का हक है। बहुत सारे लोग हैं आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बेनिफिट्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को इग्नोर करके जिनको ज़रूरत है बेसिकली उन तक पहुँचाया जा सके, ये हमारा मेन पर्पज़ है। समझ में आ गया दोस्तों कि पीडीएस सिस्टम क्या है और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे धीरे धीरे करके इसमें नई नई स्कीम्स और नए नए एक्ट्स ऐड होते चले गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि जो हमारा ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका एक इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है ज़रा ये जानिए दोस्तों। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है कि हमारे देश के अंदर में फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, हर एक व्यक्ति तक खाना पहुँच सके, अच्छा खाना पहुँच सके, इसको इंश्योर करने का काम करना है ना। उसके अलावा जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अनाज हैं, उसके जो दाम हैं उसको स्टेबलाइज करके रखना ताकि हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सके इसको। उसके अलावा जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे अपने गोदाम में ये फूड को मेंटेन करके रख सके, उसको कह सकते हैं अपना स्टॉक फुल करके रख सके, क्योंकि जब कोई क्राइसिस आएगा या कोई प्रॉब्लम्स होंगी तब यहाँ पर क्या होगा कि वो अनाज का यूज़ किया जा सकेगा। तो वो पर्पज़ भी यहाँ पर पीडीएस के थ्रू कह सकते हैं कि फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर क्या होता है, हमारा कह सकते हैं कि पीडीएस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर एक और पर्पज़ होता है, क्योंकि हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में सारा अनाज अगर रख रखा है ना, तो उस अनाज को हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। किसी रीजन में बहुत ज़्यादा अनाज प्रेजेंट है, किसी रीजन में बहुत कम अनाज प्रेजेंट है, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल कर जहाँ पे कम है वहाँ पर पहुँचाना, है ना, ताकि फूड सिक्योरिटी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हर एक व्यक्ति तक खाना पहुँच सके अच्छा और सस्ता। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया हमारा पीडीएस सिस्टम का। लेकिन ये सब तो चीज़ें चलो हो गई, राइटर ने एक्सप्लेन कर दी। अब ये बात करते हैं राइटर किस चीज़ के बारे में कि भाई हमारे इस पीडीएस सिस्टम में ना बहुत सारी समस्याएं हैं, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अगर हमने उन समस्याओं को रिजॉल्व नहीं किया तो ऐसे सिस्टम का कोई फ़ायदा होगा नहीं। अच्छा, सबसे पहली समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। ज़रा इसको ध्यान रखिए दोस्तों। स्टडीज़ का कहना यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पे टारगेट किया है कि स्पेशली ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है उनको अनाज मिल सके,
लेकिन यहाँ पे बहुत एरर्स एरर्स हो गए। किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इसका आप पता लगा ही नहीं पा रहे हो। किसको फ़ायदा मिलना चाहिए, आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको तो ये अनाज नहीं मिल रहा। अब जिनको ज़रूरत है वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं इसके बेनिफिट्स को गेन करने के लिए। जिनको ज़रूरत नहीं है वो इसका अनाज ले रहे हैं, वो यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। मतलब जो खुद से भी ले सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक एस्टिमेशन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें 61% एरर हुआ दोस्तों, है ना। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे मिस क्लासिफिकेशंस होने लगे। जो गरीब तबका वाले लोग थे उनको नॉन पुअर वाली कैटेगरी में ऐड कर दिया गया, और जो नॉन पुअर वाली कैटेगरी में थे, जो गरीब नहीं थे, वो यहाँ पर गरीब वाली कैटेगरी में आके उस अनाज का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एरर्स होने लगे। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सभी लोगों को। ये एक पहली समस्या है, ये राइटर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों वो है लीकेज की प्रॉब्लम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है राइटर ने। लीकेज मतलब क्या होता है कि अनाज सरकार ने खरीदा, सरकार ने भेजा, लेकिन कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बीच में ट्रांसपोर्टेशन के समय पर ही इधर उधर मामला खींच लिया, है ना। करप्शन जिसको बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर लेना। कई बार यहाँ पर जो एफपीएस ओनर्स होते हैं, ये फेयर प्राइस शॉप वाले, राशन की जो दुकान होती है, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होते हैं, जो आपको राशन दे रहे होते हैं, कई बार इनके थ्रू भी ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है इन वाले सामानों की। इसकी भी कालाबाजारी कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है बेसिकली, इससे क्या है, ऊपर से सरकार ने भेजा तो अनाज कि सभी लोगों तक पहुंच सके, लेकिन बीच में ही जितने लोग थे वो खा गए, ख़त्म कर गए, इधर उधर यहाँ पर कर दिया, पैसा कमा लिया कालाबाजारी करके और ज़्यादा करप्शंस करके। तो जिसको ज़रूरत थी उस तक तो पहुंच नहीं पाया। इसको बोलते हैं लीकेज। और ये लीकेज बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है आज के समय पर। मेंशन किया गया, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे रिपोर्ट्स इसको लेकर पब्लिश हुए हैं। 2011 से लेकर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बीच में आप देख पाओगे हमारे देश में कई सारे राज्यों में जो लीकेज है वो बड़े लेवल पर था। जो डार्क ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे होंगे, यहाँ रेड कलर के दिख रहे होंगे, यहाँ पर 75% से ज़्यादा लीकेज हुआ। ऑरेंज कलर में 50 से 75% के आसपास लीकेज हुआ। तो ऑल इंडिया में अगर आप देख पाएंगे तो लीकेज एक बड़ी प्रॉब्लम बनी। ये अनाज आता तो था लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही इधर उधर यहाँ पे जो लोग हैं वो मिलकर गायब कर देते थे। तो ये एक बड़ी समस्या है आज के समय पर, इसको टैकल करना ज़रूरी है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर दोस्तों राइटर ने एक्सप्लेन की है पीडीएस सिस्टम के अंदर में, वो है इशू विद प्रोक्योरमेंट। कहने का मतलब है, अब सरकार के पास में मान लो बहुत सारा अनाज भरा हुआ है, उनके गोदाम भरे हुए हैं, तो वो कैसे खरीदें, और गोदाम का शॉर्टेज हो जाएगा। इशू यहीं पे ऐड कर सकते हो इसमें, इशू ऑफ स्टोरेज की दिक्कत आ जाएगी, है ना। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद रहा है, वो पहले से अपना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। अब मान लो किसी समय पर नहीं बिका है, उनके गोदाम भरे हैं, तो अब उनको खरीदना तो पड़ेगा एमएसपी से, किसानों से एमएसपी पर जो है किसानों से अनाज खरीदना पड़ेगा। किसानों ने फसल उगाई है। तो कई बार ऐसा इशू होता है कि इनके पास में जगह नहीं होती है। अब जगह नहीं होती है, स्टोरेज नहीं होता है, तो इस चक्कर में इधर उधर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज करने से वो जो अनाज है दोस्तों सड़ जाता है ना। अब सड़ने की वजह से क्या हुआ कि एक और प्रॉब्लम हो गई कि भाई आपके पास में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, स्टोरेज नहीं था, तो आपने यहाँ पर क्या करा, अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। ये भी एक बड़ी समस्या है। कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आप ज़्यादा अनाज को स्टोर करके रख पाएंगे, है ना। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और पीडीएस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है दोस्तों, वो यह है कि एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्वेश्चन यह है कि एमएसपी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गया, ज़रा ये सुनिए। अभी हमने डिस्कस किया कि एमएसपी सरकार देती है ताकि किसानों से यहाँ पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ऐसे अनाजों को परचेज किया जा सके। लेकिन इस एमएसपी की वजह से जो किसान है दोस्तों वो दूसरी फसल उगा ही नहीं रहे हैं। अब गेहूं चावल पे एमएसपी मिल रही है तो केवल राइस और वीट को ही यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। इससे हम अपने क्रॉप्स के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों को पता है कि अगर कहीं पे घाटा होता है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है, तो हम उसको पहले से देख के चल रहे हैं। तो कुछ भी इशू हुआ तो उठा कर सीधा सरकार को बेच देंगे, एमएसपी पर इतना तो प्राइस मिलेगा ही हमें ना, कोई घाटा नहीं होगा हमें। तो दोस्तों इसकी वजह से दूसरी फसल नहीं उगाई जा रही। जो मिलेट्स वगैरह हैं, मोटे अनाज हैं, बाजरा, जोवर, रागी, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में एक बड़ी समस्या आ रही है। और फिर उसके बाद पीडीएस सिस्टम में
एमएसपी की वजह से एक और बड़ी दिक्कत आती है, जिसको पांचवा इशू आप लिख सकते हैं। वो क्या है? वो है एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंट पे दिक्कत आ रही है। जो पानी है वो लगातार कम हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पर एमएसपी गेहूं चावल पर मिल रही है। अब चावल की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो जब पानी का रिक्वायरमेंट होगा, अब एमएसपी मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान चावल ही उगा रहे हैं। तो पानी जब वो यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं सिंचाई के लिए अपने फसलों के अंदर में, तो अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे होते हैं। इससे धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, कम होता चले जा रहा है। दोस्तों ये भी पाया गया है कि राइस को उगाने की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हमारा वाटर टेबल है 2002 से लेकर 2008 के बीच में 33 सेंटीमीटर हर साल डाउन हो रहा था। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये यहाँ पर समझाया गया। तो पीडीएस में क्या क्या समस्याएं हैं, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लीकेज का इशू वैसे राइटर ने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मैंने उसके अलावा कह सकते हैं बियॉन्ड दी राइटअप हर एक एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है कि भाई सुधार कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएस रिफॉर्म्स की बात करो भाई, कि अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा उसका। तो चलिए समाधान क्या है ज़रा ये जानते हैं। आधार कार्ड का रोल बढ़ जाता है दोस्तों। आपको आधार कार्ड बनाने होंगे और इस पीडीएस सिस्टम के अंदर में, ताकि अच्छी तरीके से आप बेनिफिशियरी को पहचान सकें। और ये जो प्रॉब्लम है, किसको इसका फ़ायदा पहुंचाना है किसको नहीं पहुंचाना है, वो आपको पता चल सकेगा। क्योंकि जो यहाँ पर ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आधार नंबर जो होता है, आधार कार्ड जो होता है, ये एक इंसान के पास में होगा, वो रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पे। तो इससे जो फेक बेनिफिशरीज होते हैं, है ना, जो डुप्लीकेट लोग हैं, तो उन डुप्लीकेट वाले लोगों को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पर एक आईडी चाहिए होगी, उसी के साथ में आप रजिस्टर हुए होंगे। तो वो यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे हम कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा डिजिटाइजेशन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर कुछ और सोल्यूशन नहीं हो सकते क्या? जैसे कई सारे लोग यहाँ पर सोल्यूशन भी देते हैं कि भाई आप जो ये राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे अच्छा है सीधा इन लोगों के पास में बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दो यार, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अपने हिसाब से वो खरीद लेंगे अनाज। तो दोस्तों यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र करना भी सही ऑप्शन है, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन इसमें कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे अगर आप ये अनाज ना देकर राशन में आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, तो हो सकता है वो लोग उस पैसे को अनाज खरीदने के लिए ना इस्तेमाल करें, कुछ नॉन फूड आइटम्स को परचेज करने के लिए यूज़ किया जाए, है ना। फिर उसके बाद में मार्केट में किस तरीके का इन्फ्लेशन है, मार्केट में जो प्राइसेस हैं, आपने कैश कितना दिया है, मार्केट का प्राइस क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी सस्ते दाम में तो मिल रहा है ना राशन शॉप पे, ये एक कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट नज़र आएगा कैश ट्रांसफ़र का। फिर लास्ट एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि भाई आज के समय पर भी भले ही हम कितने एडवांस हो चुके हों, टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनके पास में कोई बैंक का एक्सेस नहीं है, कोई पोस्ट ऑफिस का एक्सेस नहीं है कई सारे एरियाज़ में, और वो राशन शॉप से ही यहाँ पर राशंस को लेते हैं। तो भाई उनके साथ में क्या होगा, उनको कैसे कैश ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में आए, चाहे प्रीलिम्स में आए, इवन चाहे इंटरव्यू में भी यहाँ पे जो सामने बैठा है कुछ भी पूछ ले, हमें सब कुछ पता है। हमने इसी तरीके से आर्टिकल को कवर किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर मैंने बोला ना, सभी एडिटोरियल बहुत काम के हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं जिनका नाम है वेद वैद्यनाथन, तो इनका कहना यह है, अभी थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था चाइना और अफ्रीका के रिलेशंस। वहीं पे उसी का लिंक करते हुए राइटर एक्सप्लेन करती हैं कि जो अफ्रीका है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल मिशन हो सकता है, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी यानी उस अवसर को भारत को ग्रैब करना होगा। राइटर बोलती हैं जो हमारा यूनियन बजट है 2024-25 वाला, इसमें हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम एक क्रिटिकल मिनरल मिशन को सेटअप करेंगे। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स चलो पहले बता देता हूँ। देखो क्रिटिकल मिनरल्स में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और हर एक देश ने अपनी खुद की एक क्रिटिकल मिनरल लिस्ट को तैयार कर रखा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो।
मतलब हर एक देश की क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस देश को इन इन क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है अगर उनको पूरी तरह से अपनी इकॉनमी को डेवलप करना है। जैसे भारत को लिथियम की ज़रूरत है। अब लिथियम ज़रूरत है तो लिथियम से क्या होगा, हम बैटरीज बना सकते हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं, है ना। तो उससे हमारी इकॉनमी भी डेवलप होगी और वो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया गया है, क्रिटिकल। और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स दोस्तों अफ्रीका में प्रेजेंट हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे 54 के आसपास जो कंट्रीज़ हैं इनमें समस्याएं हैं। ज़्यादातर देशों में बहुत दिक्कतें हैं, बीच वाले हिस्से में ज़्यादातर में मिलिट्री रूल है, सूडान में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। लेकिन दोस्तों नेचुरल रिसोर्स के मामले में अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत रिच हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं इनको वो नेचुरल रिसोर्स निकालने नहीं आए। इतना ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड, डायमंड और भी कई सारे प्रकार की जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो प्रेजेंट है, वो निकाल नहीं पाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है ना। यहाँ पे ऊपर की कंट्रीज जैसे ये मोरक्को है ना। मोरक्को में आप देख पाएंगे तो दुनिया का 70% फॉस्फेट पाया जाता है, दुनिया का 70% फॉस्फेट जो हम बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखो एक देश है बड़ा सा, DRC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पता है वर्ल्ड का 50% कोबाल्ट यहाँ पे भरा हुआ है, 50% कोबाल्ट, वो भी बैटरीज में यूज हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारे अफ्रीकन कंट्री नजर आएंगी। इसमें कई सारे और भी देश हैं, पूरा कॉपर बेल्ट कहलाता है वो, है ना। तो कॉपर भी प्रेजेंट है, कोबाल्ट के साथ साथ कॉपर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मोजाम्बिक है, तांजानिया है, इनके पास में दुनिया का 13% ग्रेफाइट प्रेजेंट है। मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास में दुनिया का 15% के आसपास यहाँ पे इल्मेनाइट प्रेजेंट है ना, जो टाइटेनियम ऑक्साइड का मेन सोर्स होता है। फिर गैबॉन एक देश है, उसमें दुनिया का मैंगनीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। गिनिया के पास में बॉक्साइट प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। साउथ अफ्रीका के पास में दुनिया का बहुत बड़े मात्रा में प्लैटिनम प्रेजेंट है, येथ्रियम प्रेजेंट है, मैंगनीज प्रेजेंट है, क्रोमियम है, वेनेडियम है। ऐसे इतने सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अब इन क्रिटिकल मिनरल्स का आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जिसके भी देश में ये हाथ लग जाए, जिस देश को भी अच्छी तरीके से मिल जाए और उसके पास में टेक्नोलॉजी है इसको निकाल कर उपयोग करने की, दुनिया भर को यहाँ पर वो उस दुनिया के मार्केट को कैप्चर कर सकता है, जैसे चाइना कर रहा है। और इसीलिए चाइना ने दुनिया भर के अफ्रीकन कंट्रीज़ को पूरी तरह से क्या किया, अपने अंडर में लाने की कोशिश की। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर किए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाए। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर उन्होंने बनाकर दे दिया एडिस अबाबा में। फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो ये देश प्रेजेंट है दोस्तों, चाहे इसमें सोमालिया हो, एरिट्रिया हो, इथियोपिया हो, जिबूटी हो, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर में चाइना बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों रेड सी भी है, यहीं पर आपको अरेबियन सी भी नज़र आएगा, नीचे आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा। तो चाइना तो अपना काम कर रहा है, वो समझता है कि भाई क्या वैल्यू है यहाँ पर इन अफ्रीकन कंट्रीज़ की, सपोर्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट्स लगा रहा है और वहाँ से रिटर्न में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स भी गेन कर रहा है। हमें भी यही काम करना होगा। फिलहाल हम चाइना की तरह नहीं कर सकते, बट हमने अभी भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। अफ्रीकन गवर्नमेंट्स की सपोर्ट में आए हैं, कई सारे देशों को बड़े बड़े सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाएं, चाहे वो मेडिकल सप्लाई का सपोर्ट हो या दूसरा कोई सपोर्ट हो। इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों का दिल जीता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स है दोस्तों, उस सेक्टर में हमें भी यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं और भारत ये काम करना शुरू कर चुका है। जैसे इंडिया की एक कंपनी है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम की, तो इन्होंने यहाँ पर तो लिथियम को निकालने के लिए अर्जेंटीना से एग्रीमेंट कर लिया। बोलीविया है, अर्जेंटीना है ना, ये सब कंट्रीज़ हैं, चिली हैं, इनमें बहुत सारा लिथियम प्रेजेंट है। तो अर्जेंटीना में बेसिकली यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लिथियम निकाल रहे हैं। उसके अलावा ऐसे ही हमें और भी जगह पे काम करना होगा। वो राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोलैबोरेट कर सकते हैं दुनिया के इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिजर्व्स को बाहर निकालने के लिए, और इसके लिए कोलैबोरेशन में बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, चाइना ने भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है इन देशों में। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पोर्शन $75 बिलियन तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी भारत अफ्रीका में कर चुका है ना। उसमें यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एनर्जी एसेट्स को परचेज किया है। हम बहुत सारा ऑयल भी लेते हैं अफ्रीका से। ऑयल के साथ साथ हमारी नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो पूरी कर रहा है अफ्रीका। मिनरल्स हो गए, मिनरल फ्यूल्स हो गए, है ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है।
और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, चाहे वो तांजानिया हो, जिम्बाब्वे हो, नामीबिया हो, इन सब ने मिलकर यहाँ पे अब क्या करना शुरू कर दिया है, अपने यहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के ऊपर रोक लगानी शुरू कर दी है। जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि यहाँ दुनिया भर में रॉ मटेरियल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो ये कंट्रीज आने वाले समय पर ऐसा ही करेंगी। ये भी, इनके पास में टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये इन क्रिटिकल मिनरल्स को निकालना शुरू करेंगी, तो आगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर में रोक लगाएंगी, जिससे और भारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर होंगी। बट चाइना अभी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर रहा है। हमें भी इन देशों के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, कई सारे मीटिंग्स अरेंज करनी होंगी, डिस्कशंस करने होंगे, अपने कंपनीज़ को उन कंट्रीज़ में उतारना होगा, उन रिजर्व्स में से उन नेचुरल रिसोर्स को निकालना होगा, अपने देश में लाना होगा, उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना होगा और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद में उसी प्रोडक्ट को दुनिया में एक्सपोर्ट करना होगा, जो स्ट्रैटेजी चाइना अपना रहा है। क्योंकि चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, देश दोनों आज़ाद हुए एक साथ लगभग, है ना, साथ में ही शुरू हुए। चाइना ने कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भरपूर काम किया। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना फोकस नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जा चुके हैं। उसके ऊपर आज हमारे पास में मौका है काम करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बार बार हम क्रिटिकल मिनरल्स बोल रहे हैं, आखिरकार क्या है क्रिटिकल मिनरल्स? इतनी ज़्यादा वैल्यू है इसकी? जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा ही वैल्यू है इसकी। अब क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए, पूरे दुनिया की सिक्योरिटी के लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक देश ने अपनी लिस्ट बना रखी है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे जापान ने बोला हमारे देश के लिए 31 मिनरल ज़रूरी हैं उनके इकॉनमी के लिए, यूके ने बोला हमारे लिए 18 ज़रूरी हैं, अमेरिका बोलता है हमारे लिए 50 मिनरल ज़रूरी हैं। उसी प्रकार से इंडिया ने भी अपनी लिस्ट बनाई और इंडिया बोलता है हमारे लिए 30 क्रिटिकल मिनरल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और 30 क्रिटिकल मिनरल में ये उन 30 की लिस्ट है जिसमें लिथियम वगैरह भी प्रेजेंट है, चाहे वो लिथियम हो, टाइटेनियम हो, टेल्यूरियम हो, टिन हो, कैडमियम हो, सेलेनियम, जिरकोनियम, स्ट्रोंशियम, टंगस्टन, वेनेडियम, ये सब यहाँ पर मिनरल्स हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोबाल्ट, कोपर सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं और ये कोबाल्ट, कोपर, लिथियम, फॉस्फोरस जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अफ्रीका में मिल रही है हमें भरपूर मात्रा में। तो इसलिए तो राइटर बोलती हैं कि जब हमारे देश की ज़रूरत है ये, तो हमें कोलैबोरेट करना तो बनता है। और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स, क्वेश्चन ये आता है क्या भारत में नहीं पाए जाते? भारत में मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। भारत में कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में। समझ गए? तो आज मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ रही है इन क्रिटिकल मिनरल्स की, बट द क्वेश्चन इज इसको निकाल पाना, इसका पूरा एक प्रॉपर मार्केट किसी देश के पास में होना, ये एक बड़ी समस्या है और ऐसा हो भी नहीं पाया है। क्योंकि इन्हीं क्रिटिकल मिनरल से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, अपने देश की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस सेक्टर में, हर जगह पर यहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो इससे यहाँ पर एक देश में अगर ये सब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम जनरेट होगा, नए नए आविष्कार होंगे, इनोवेशंस होंगे और दुनिया को यहाँ पर एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ हमारे बड़े बड़े टारगेट्स भी हैं। हमने बोला पोल्यूशन कंट्रोल करना है 2070 तक, नेट ज़ीरो 2070 के बाद कोई पोल्यूशन नहीं करना है, तो उसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। भाई लिथियम भरपूर मात्रा में होगा तभी बैटरीज बना पाएंगे, तभी उस बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तभी तो यहाँ पर पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ें बंद होंगी, तभी तो प्रदूषण कंट्रोल होगा। क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पोल्यूशन दोस्तों हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी आता है। तो इसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स ज़रूरी है। समझ रहे हो ये इंपॉर्टेंस? लेकिन यहीं पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं। हमारे पास में ज़्यादा भंडार है नहीं क्रिटिकल मिनरल्स के, और आज भी ना हम दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे लिथियम, निकल जैसी चीज़ हो गई, इसको 100% इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर के देशों से। 100% डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पर। कॉपर के लिए 93% के आसपास डिपेंडेंसी है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम चाइना ने पैदा की है। चाइना के पास में अच्छे खासे रेयर अर्थ मेटल्स हैं। चाइना के पास में फिर भी दोस्तों अच्छा खासा निकेल, लिथियम, कोबाल्ट प्रेजेंट है। बीच में ये देते हैं, फिर बीच में एक्सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, तो कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। हमें दूसरे कंट्रीज़ को देखना पड़ता है, उनसे मंगाना पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है हमें दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, केवल एक पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है। एक से ही सभी चीज़ें मंगाएंगे तो रिलेशंस अगर ख़राब होते हैं तो भाई कहाँ जाओगे आप? आपकी इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर उसने कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया पूरी तरह से कि हम बेचेंगे ही नहीं। तो वैसे करेगा नहीं, क्योंकि उसका भी बेनिफिट है उसमें, उसकी भी इकॉनमी को झटका लगेगा। लेकिन ऐसा रिलेशंस ख़राब होने पे कई सारी चीज़ों को लेकर इम्पैक्ट पड़ सकता है।
तो हमें बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है क्रिटिकल मिनरल्स को बूस्ट करने की। जैसे सबसे पहले अपने देश में हर एक रिसोर्स को अवेलेबल करवाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारे देश के अंदर भी रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। प्रॉब्लम यह है हमने इतना रिसर्च डेवलपमेंट या इतना एक्सप्लोरेशन पे पैसा खर्चा नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन पर पैसा खर्च करना भी तो ज़रूरी है ना। इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों लेकर आइए, तभी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए इनोवेशन, नई एनर्जी टेक्नोलॉजीज लेकर आइए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए, आपको रिजर्व्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है रिजर्व्स मिलते नहीं है, बहुत सारी जगह पर मिले हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी अच्छे अच्छे मिनरल्स मिले हैं। बट प्रॉब्लम यह है हमें एक्सप्लोरेशन पे खर्चना होगा। एक स्पेशल बॉडी बना लीजिए, उस स्पेशल बॉडी को काम सौंप देना कि वो अच्छे से हमारे केवल और केवल भारत देश के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ही स्पेशल फोकस करेगा। तो ये कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, और करने होंगे उसी के बाद होगा, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। वो यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया। समझ गए इस बात को। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है और काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, मैं इसकी समरी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। देखिए, ये आपने सुना भी होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क है वो उस बच्चे के लिए आने वाले समय के लिए भी एक अमृत सा माना जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार यहाँ पे उस बच्चे को वो मिल्क नहीं मिल पाता, तो उससे उसको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल इतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। आप कोई और दूसरा बाहर का प्रोडक्ट खिलाते हैं, उस पर भी लिखा होता है कि इसको खिलाने से पहले यहाँ पर अगर माँ का दूध मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे को, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग के और भी कई सारे फ़ायदे रिसर्चेस में पाए जा रहे हैं। जैसे पहला फ़ायदा यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे के अंदर में एलर्जी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया है। अच्छा, इस वजह से आर्टिकल चर्चाओं में है। तो दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और पता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स केवल बच्चे के लिए नहीं होते, उस मदर के लिए भी होते हैं जो अपने बेबी को यहाँ पर वो मिल्क प्रोवाइड करवा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है। तो अच्छा, पहले यहाँ पर हम बच्चे की बात करेंगे। तो जब बच्चे को यहाँ पर माँ का दूध मिलेगा तो वो सब ब्रेस्ट मिल्क के अंदर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक नेचुरल फूड माना जाता है बेबी के लिए। तो अगर यहाँ पर बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड किया जाता है तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चे में, जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं तो बच्चे के अंदर मोटापा बढ़ जाता है धीरे धीरे, बहुत जल्दी समय पर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हुई है तो वो मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चा वायरस और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से लड़ पाता है। नहीं तो फिर बाहर का ही अगर यहाँ पे वो मिल्क कंज्यूम कर रहा है, बाहर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, उसमें कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों मिलावट होती है, वो नेचुरल फूड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करने को मिल सकती हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ के कारण वो कई सारी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे बच जाता है। और जो बच्चे जिनको यहाँ पे प्रॉपर एक मदर मिल्क प्रोवाइड करवाया जाता है, उन बच्चों में कान का इन्फेक्शन कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, एलर्जीज़ के कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती, डायबिटीज़ जैसा कोई इशू नहीं होता। ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये रिपोर्ट आप देख पाएंगे। ये स्टडी है यहाँ पर द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की। ये तो यहाँ पर बच्चे के लिए फ़ायदे हो गए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स मदर के लिए भी होते हैं। जैसे मदर्स की जब हम लोग बात करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग करने से एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर रही होती हैं। तो उनकी एक्स्ट्रा कैलोरीज यहाँ पे दोस्तों बर्न हो रही होती है, वेट थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज हो पाता है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के समय पर एक विमेन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय पर वो काउंटर भी कर लिया जाता है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हुई नज़र आती हैं। समझ गए। प्लस वेमेन जो ब्रेस्ट फीड करती हैं तो इनमें यहाँ पर जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं डेवलप होने के। उसके अलावा कई सारे और भी रिस्क हो गए, डिप्रेशन जैसे रिस्क हो गए, है ना, तो वो रिस्क कम हो जाते हैं। प्लस जब यहाँ पर बच्चा शुरू से माँ का दूध पूरा पी रहा है तो इससे यहाँ पर क्या होता है, मॉम और बेबी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई चलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है।
अब दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो फ़ायदे हैं वो एक बच्चे के लिए और भी कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे बच्चे में उस दूध को कंज्यूम करने की वजह से अस्थमा और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होगा, डायरिया वॉमिटिंग जैसा कोई इशू नहीं होगा, मोटापे जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, है ना, वेट में इधर उधर मतलब जैसा होता है ना एक साइड वेट बढ़ गया एक साइड कम हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या नहीं आएगी। कई प्रॉब्लम्स होती है शुरुआती तौर में बच्चे को हो जाती हैं, वो यहाँ पर कम होगी। शुरुआत में बच्चा होता है तो पैदा होने के बाद में कई बार यहाँ पे उसको डॉक्टर को विजिट करवाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं दोस्तों, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है बच्चे की तो ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम अगस्त के महीने में 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक होता है इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बताइए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक होता है। तो अगस्त का पहला ही सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। इस सप्ताह में बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यही होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट उस प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी, मतलब जो जिन्होंने यहाँ पर जन्म दिया है, अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में थी तो वो वेट वगैरह बर्न करने के लिए, तो उसके लिए भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है वो हमें यहाँ पर समझाना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया नाउ। अब दोस्तों हमारे न्यूज़पेपर में 2 और आर्टिकल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब ये दोनों आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया गया है। जैसे ये आप देख पाएंगे यहाँ पे बात हो रही है मॉइस्ट अटैक के बारे में, ठीक है, जो नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। अब ये वाला टॉपिक मैंने दोस्तों 4 सितंबर के वीडियो में कवर किया है। 4 सितंबर का वीडियो ओपन कर लो, आपको शुरुआत में ये आर्टिकल मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है नक्सलिज्म क्या होता है, कैसे बढ़ता है, हर एक एस्पेक्ट मैंने कवर किया है और एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है आपको। फिर उसी तरीके से एक और आर्टिकल है कि भाई आईएलओ की रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जा रहा है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन्होंने यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी ने जॉब्स को ख़त्म कर दिया है। तो ये वाला आर्टिकल हमने कल के वीडियो में कवर किया है। तो अगर ये वाला आर्टिकल कवर करना है आपने नक्सलिज्म वाला, तो 4 सितंबर का वीडियो ओपन करना, 4 सितंबर द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन लिख देना, और ये वाला आर्टिकल कवर करना है तो कल वाला वीडियो ओपन कर लेना, बस लिख देना 5 सितंबर 2024 द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन, मेरा वीडियो मिलेगा, उसमें आप इस वाले आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। कल ही हमने आईएलओ वगैरह सब पढ़ा है। अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वर्ड है वो एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर डिसअप्रूवल दिखाना, मना करना, किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, है ना, या जो हमारी खाल होती है ना वो छिल जाना, टेयर वियर ऑफ द स्किन, उसके लिए भी हम एक्सकोरिएट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनियम कई सारे हैं, डिक्राई, रेप्रोबेट, कंडेम करना, वही निंदा करना जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिसाइज़ करना। तो अब दोस्तों क्या करना है, इस एक्सकोरिएट वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाना यहाँ पर ज़रूरी है, सेंटेंस जब तक नहीं बनाओगे तब तक इन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाओगे, और लगातार इन वर्ड्स का यूज़ करते रहें समय के साथ में, ताकि आपका वोकैब अपडेट रहे, इम्प्रूव रहे, जिसका फ़ायदा आपको सीसैट जैसे पेपर में, स्पेशली पैसेज में, उतना ही नहीं मेंस आंसर राइटिंग में भी मिलने वाला है। चलिए, फिर स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि बताइए 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल एक, तीनों में से केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत हैं। अच्छा चलिए जानते हैं कौन सा सही है। पहला बोलता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यहीं पर गेम खत्म। आपको क्लियरली मैंने पढ़ाया था कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे हो गया है हमारा गलत, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस प्रोवाइड करवाना, उसके लिए एज अ एडवाइजरी बॉडी ये काम करता है। ये सही बात है। क्यों? क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस देता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, किस बेसिस पे कि भाई यहाँ पे आप ये नियम के अंदर में ये सुधार कर सकते हैं, इस लॉज में ये बदलाव कर सकते हैं, इसको लेकर सजेशन देता है ताकि लॉ एंड जस्टिस में एक बड़ा इंप्रूवमेंट हो सके। अब चलो दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हर 5 साल में बनाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, हर 5 साल नहीं, हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। दैट इज़ वाई हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो भी ओनली 1, और वो है सेकंड वाला। पहला और तीसरा यहाँ पे रॉन्ग है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंटली खबरों में कवर किया गया। तो 1 and 3 आर इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए
आगे आते हैं और करते हैं अपने सेशन को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।